बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को डिस्कस किया था और इसके अंदर हमने स्टडी किया था कि मायोसिन के जो क्रॉस ब्रिजेस या हेड हैं वो थिन एक्टिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद थिन एक्टिन फिलामेंट को स्लाइड करवाते हैं ओवर द थिक मायोसिन फिलामेंट ताकि मसल कंट्रैक्ट हो सके। और इसके अंदर हमने ये भी स्टडी किया था कि जो क्रॉस ब्रिजेस या हेड हैं बाइंडिंग साइड के ऊपर तब अटैच होते हैं जब उन्हें एटीपी मिलता है, यानी एटीपी हाइड्रोलाइज होके एनर्जी फ्राहम करता है और इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके क्रॉस ब्रिजेस अटैच भी होते हैं और डी अटैच भी होते हैं। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है इसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि ये एटीपी कहाँ से आएगा। 3 तरीकों से एटीपी की जनरेशन होती है ताकि क्रॉस ब्रिजेस इन्हें इस्तेमाल करके अटैच या डी अटैच हो सकें। सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेक करेगा, ऑक्सीडाइज होगा और एटीपी की जनरेशन करेगा। ये एटीपी इस्तेमाल किया जाएगा मसल कंट्रैक्शन के अंदर। अब ग्लूकोज कहाँ से आता है? मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज जो कि स्टोर्ड फॉर्म यानी ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर और मसल के अंदर होता है, ये हाइड्रोलाइज करेगा, ब्रेक करेगा, टूटेगा और टूटने के बाद ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होने के बाद एटीपी बनाएगा। फैटी एसिड भी एटीपी की जनरेशन करते हैं जो कि मसल कंट्रैक्शन के अंदर इस्तेमाल होगा। अगर ज्यादा एनर्जी की जरूरत है फॉर द अटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज और हेड ऑन द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, तब क्रिटाइन फॉस्फेट को भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जाती है। ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद एटीपी की जनरेशन की जाती है ताकि मसल कंट्रैक्शन के अंदर इसे यूटिलाइज किया जा सके। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर अकोमुलेट होना या जमा होना शुरू हो जाता है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मसल। ऐसे पर्सन जो एक्सरसाइज करते हैं उनके मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो हमने देखी हुई है। ऐसे पर्सन जो जिम के अंदर जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उनके मसल्स की ग्रोथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दोज पर्सन जो कि फिजिकल एक्टिविटी या जिम के अंदर नहीं जाते या हैवी एक्सरसाइज नहीं करते। इसकी रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन, ऐसे पर्सन जो एक्सरसाइज करते हैं इनके मसल्स के अंदर कैपिलरी ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं ताकि ब्लड की सप्लाई ज्यादा जाए और वहां पर ग्रोथ ज्यादा हो। माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद मसल के अंदर ज्यादा हो जाती है। उसके बाद मायोग्लोबिन भी मसल के अंदर ज्यादा होती है जिसकी वजह से इनके मसल की ग्रोथ बढ़ जाती है। अगर हम इस मसल की बात करें तो ये हमारे पास नॉर्मल मसल है जो कि एक आम पर्सन का है जो कि ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, और ये मसल उस पर्सन का है जो कि फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसमें कैपिलरीज भी ज्यादा होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होता है और मायोग्लोबिन भी ज्यादा होगा जिसकी वजह से मसल की ग्रोथ बढ़ जाती है। यानी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से मसल की ग्रोथ बढ़ेगी। अगर कोई पर्सन फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, इसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आती है। इस एबनॉर्मेलिटी को कहते हैं मस्कुलर एट्रोफी। मस्कुलर एट्रोफी के अंदर जो मसल की फंक्शनैलिटी है, इसका फंक्शन है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, इसकी ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है और मसल वीक हो जाते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड मस्कुलर एट्रोफी। अब मसल्स की कुछ प्रॉब्लम को हमने डिस्कस करना है जिनमें सबसे पहले मसल फैटीग, मसल का थक जाना, इनएबिलिटी ऑफ मसल टू कंट्रैक्ट। इसमें मसल्स प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? मल्टीपल रीजंस हैं। इनमें से कुछ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी। एटीपी की जनरेशन कम होती है। हमने डिस्कस किया है क्रॉस ब्रिजेस को बाइंडिंग साइड के ऊपर अटैच होने के लिए, मसल को कंट्रैक्ट करवाने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। जब एटीपी कम होंगे तो क्रॉस ब्रिजेस अटैच नहीं हो सकेंगे और मसल प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं करेंगे। अकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जब फिजिकल एक्सरसाइज काफ़ी बढ़ जाती है, मसल की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है,
तो ग्लूकोज को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ा जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड ये मसल्स के अंदर जमा हो जाता है और मसल प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं करते। अब ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर शॉर्ट टाइम के लिए होता है। कुछ अरसे के बाद लैक्टिक एसिड टूटेगा, पायरोवेट बनाएगा और दोबारा मसल्स अपनी एक्टिविटी गेन कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड मसल फटीग। उसके बाद अगर टेटनी की बात करें तो टेटनी के अंदर लो कैल्शियम की वजह से जो न्यूरॉन्स है इनकी एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी बढ़ने की वजह से मसल ट्विचेस बढ़ जाते हैं, मसल के अंदर खिंचाव आता है। दिस एबनॉर्मेलिटी और प्रॉब्लम इज कॉल्ड टेटनी। इसे जर्क मूवमेंट भी कहते हैं, यानी मसल बार बार ट्विच करेंगे, इनमें जर्किंग मूवमेंट आएंगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड टेटनी ड्यू टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। उसके बाद अगर क्रैम्प की बात करें, क्रैम्प इज अ कंट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल, द टेटनी कंट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल। अगर मसल सारा का सारा खिंच जाता है, थाई का मसल, हिप का मसल, इसमें खिंचाव आ जाता है, दिस इज कॉल्ड क्रैम्प। अब ये क्यों होता है? अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लो हो जाती है, कम हो जाती है, तो क्रैम्प आता है। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी होती है तो क्रैम्प हो सकता है। डिहाइड्रेशन होती है तो फिर भी क्रैम्प हो सकता है। ऐसे पर्सन जो एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, उनसे स्वेटिंग के जरिए वाटर बाहर आता है, पसीना बाहर आता है, उन्हें एक्सरसाइज के बाद डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है और डिहाइड्रेशन के बाद उनके मसल्स के अंदर क्रैम्प आ जाता है। तो टेटनिक कंट्रैक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड क्रैम्प। उसके बाद अगर टेटनस की बात करें तो एनएरोबिक बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन आता है, जिससे मसल्स कंट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर हो जाते हैं, जिनमें मसल में खिंचाव आ जाता है, दिस इज कॉल्ड टेटनस। और ये एनएरोबिक बैक्टीरियम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था एनर्जी फॉर द मसल कंट्रैक्शन।